अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कोड ऑफ एथिक्स की रिकॉर्डिंग दूंगा जो कि टेलर मेड होगी, उसमें सिनेरियोज भी होंगे, उसमें प्रैक्टिस भी होगी। तो आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं उस क्लास की। अच्छा जी, अब ये शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें ज़रा रिकॉल करें। मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया था, जो हमने कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट किए थे, उसमें सबसे पहली चीज़ आ रही होती है हेडिंग। और हेडिंग में क्या लिखा होता है कि सर ये रिपोर्ट जो दी जा रही है वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। जब मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, वो इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा। वो कहता ही है कि भाई इफ़ यू वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो आपको कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। और वो एथिकल प्रिंसिपल्स अगर हमने सीख लिए और हमने उसको पूरे ऑडिट के दौरान या ऑडिट से पहले कंप्लाई किया, तो ही हम कहलाएंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर और हमारे साइन की वैल्यू होगी। अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो मुझे ऑडिट अलाउड नहीं है। तो उसी चीज़ को देखते हैं और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको लेके चलते हैं। अच्छा जी, तो अब आप मेरी अगली स्लाइड पे देखेंगे, वो कहता ये है कि भाई अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, सही है जी, तो उस ओपिनियन के ऊपर लिखा हुआ होता है ये रिपोर्ट किसकी है भाई, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। तो वो कहता ये है कि भाई इन ऑर्डर टू बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को करना ये है कि उसको कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करना है। और वो एथिकल प्रिंसिपल्स कहाँ लिखे हुए हैं सर? वो एथिकल प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं आपके कोड ऑफ एथिक्स में, जो कि लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2019। अच्छा, तो क्या सर पूरा कोड ऑफ एथिक्स हमारे कोर्स का पार्ट है? नहीं, उसका बहुत ही एक माइनर सा पार्ट है, पर वो भी आपके लिए अजाब बन सकता है अगर आपने उसको तमीज़ से समझा नहीं है। तो बेसिकली मैंने आपके लिए किया ही है कि सिनेरियोज को ब्रेक किया है और उस सिनेरियोज पे जो रेलेवेंट सवाल हैं वो अलग कर दिए हैं। तो हम सिनेरियो को समझेंगे, उस पर आप एप्लीकेशन देखेंगे और फिर उसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे। सही है जी। अच्छा जी, जैसे ही मैं कोड ऑफ एथिक्स का पहला पेज खोल के देखता हूँ, उस पहले पेज पे लिखा हुआ है कि देयर आर 5 एथिकल प्रिंसिपल्स जो आपने बीइंग एन ऑडिटर या बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो करना है। वो 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं सर? आए देख लेते हैं। वो कहता ही है कि पहला प्रिंसिपल है इंटेग्रिटी का। क्या होता है अभी कुछ देर में बताता हूँ। फिर कहता है ये कि भाई दूसरा प्रिंसिपल है आपका ऑब्जेक्टिविटी का। अच्छा जी, ये भी क्या होता है ये भी कुछ देर में बताता हूँ। वो कहता है ये तीसरा जो आपका प्रिंसिपल होता है वो होता है भाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सर चौथा प्रिंसिपल देखूं तो वो कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी। और पांचवा प्रिंसिपल वो कहता है प्रोफेशनल बिहेवियर। अगर आपने ऑडिट के दौरान इन पांचों प्रिंसिपल्स को कंप्लाई किया है, दैट मीन्स कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर कहलाने के लायक हैं और आपने एथिकली काम किया है, आपने कोई दो नंबरी नहीं की है। सर प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी क्या कहता है, पहले उसको सुकून और तामुल से समझते हैं, क्योंकि देखो अगर ये चीज़ें नहीं पता ना तो आगे इसके सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी मुझे ये कहता है कि भाई आपने आपने ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि ये खुद क्या कहता है। A chartered accountant shall be honest and straightforward। सर आप ये बता दें कि इसका मतलब क्या, ये क्या क्यों रहा है, ऐसे कैसे क्यों होना चाहिए भाई? फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ मुझे क्लाइंट पे एक एरर पता लगा या क्लाइंट पे एक फ्रॉड पता लगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एरर पता लगा है, मुझे फ्रॉड पता लगा है, तो क्या मैं चुप हो जाऊं या मैं उसको मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करूं? ये तो हमने 10 जगह सीखा है ना, 10 जगह देखा है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ऑनेस्टी से काम करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के काम करोगे, उस एफएस को सही कराओगे, तभी तो यू विल बी कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो वो तभी कहता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा जी, फिर वो कहता ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होगा, पर वो अपने नाम को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करेगा जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो। देखें जी, जो कि मटेरियली फॉल्स मिसलीडिंग हो, या तो प्रोवाइड की गई हो रेकलेसली बगैर किसी के रिव्यू के, बगैर किसी तस्दीक के। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, अगर मैं ये कहता हूँ कि एक ऑडिटर को ये कहा जा रहा है कि भाई ये ज़रा इन्फॉर्मेशन है, ज़रा इस पर साइन कर लो, तो भाई मेरी बत्ती जलनी चाहिए। मैं बोलूँगा भाई मैं साइन कैसे कर लूँ? मुझे तो अपने प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी को देखना है, मुझे ऑनेस्टी से काम करना है, और ऑनेस्टी से काम मैं तब करूँगा कि जिस कागज़ पे मेरे दस्तखत हैं उसको मैं तमीज़ से देख लूँ। यानी मुझे अपने आप को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट ही नहीं करना जो कि फॉल्स हो, जो कि मिसलीडिंग हो, या तो प्रोवाइड की गई हो बगैर किसी के रिव्यू के।
आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद फिर वो कहता ही है कि भाई अगर आप गलती से एसोसिएट हो गए तो आपको फिर रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं कि आप उससे क्या हो जाएं, डिसएसोसिएट हो जाएं। एग्जांपल, भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, बस समझिएगा बहुत सुकून से बात को, ये रिपोर्ट से लिंकेज भी कर रहा हूँ मैं इसकी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि भाई मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, सही है जी, और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद मुझे एक फ्रॉड पता लगा या एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता लगी जो कि मुझे ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे पता होती तो मैं एक्शन ले लेता। तो फिर आपने उसमें स्टेप सीखे ना कि आप रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट से, दो चार्ट विद गवर्नेंस से, कि भाई आप वो फाइनेंशियल वापस मंगवाएं। फिर आप लीगल ओपिनियन लेते हैं कि भाई आप मार्केट में ये बात कैसे फैलाएंगे, मैं इससे डिसएसोसिएट होना चाहता हूँ क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मिसलीडिंग है, क्योंकि उसके अंदर वो एडजस्टमेंट पार्क नहीं हुई हुई है। तो होल एंड सोल कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के काम करना है, सही जी। आपको अपने आप को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं करना जो कि फॉल्स हो और मिसलीडिंग हो। सर ये तो हो गया पहला आपका प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। आए जी चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स पे। ये जैसे जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, बच्चा टोपी पहना रहा है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप मतलब 5 वक्त के नमाजी बन जाए, मुसल्ले पे बैठे रहें। यहाँ पे ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आप अपने प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी से काम करें, सही जी, ना रिश्वत लें ना रिश्वत दें, ये बात है बस। अच्छा जी आगे, ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है भाई, वो कहता ये है कि आप जब बीइंग एन ऑडिटर आप काम कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिवली काम करें। ऑब्जेक्टिवली काम करने का मतलब ये है कि आप जो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करेंगे उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। और कॉम्प्रोमाइज़ किस वजह से नहीं होने देना, किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से या अपनी बायसनेस की वजह से। सर आए देखते हैं क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ उसको। वो कहता है ये कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल not compromise professional judgment due to bias, conflict of interest और undue influence। एग्जाम्पल दें सर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं किसी कंपनी के ऑडिट पे गया और वहाँ मेरी बेगम डायरेक्टर है, तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं कदम रखने से ही डरूंगा, सही है जी। अच्छा, कदम रखने से डरूंगा इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है जो सवाल उसने घर पे करने हो तो वो वहाँ कर लेगी। उल्टा मुझे बीइंग एन ऑडिटर सवाल पूछने चाहिए, वहाँ पे मुझसे पूछगछ शुरू हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये टेक्निकली मुझ पे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। मुझ पे क्या होगा जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ को मैं प्रोफेशनली देख रहा हूँ, मेरी जजमेंट यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ मैं जजमेंट यूज़ ही नहीं करूँगा क्योंकि मुझ पे सामने वाले का क्या होगा जी, प्रेशर होगा। अच्छा जी, एक और चीज़, दूसरी चीज़, इसको हम यूं भी ले सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरी वाइफ ने किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड किए हुए या मैंने किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तो मैं उसका ऑडिट जाके कर कैसे सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं कोई एडजस्टमेंट में एरर निकालूंगा तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगी तो उसके प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम होंगे, तो उसकी शेयर प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को, अपने काम को कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा अपना पर्सनल मफाद है, उसको मैं कहता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और लॉजिकल सी बात है कि अगर सामने वाला बंदा यानी जो हमारी बेगम है वो हमें कुछ कह भी नहीं रही है, तब भी मैं मोहब्बत के केस में बायस तो हो जाऊंगा ना। मैं बोलूँगा यार सही है यार, बेगम के शेयर्स हैं, बेगम वहाँ काम करती है तो यार खैर लेट इट बी, जाने देते हैं। पर जाने नहीं देना, क्योंकि आपको एथिकल प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि आपको ऑनेस्टी से काम लेना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, आपने ऑब्जेक्टिवली काम करना है। यानी आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को हरगिज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जस्ट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है कि भाई कोई भी ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी, देखो कह भी रही है, नॉट अंडरटेक एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी बीइंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा भाई वो कह ये रहा है कि भाई आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना जो कि आप किसी के दबाव में आके कर लें। यानी अब फॉर एग्जांपल आप ऑडिट रिपोर्ट लेके बैठे हुए यार, देख रहे हैं, आपको पता है फ्रॉड है, इतने एरर हैं, तो क्या मैं इस पर साइन करूं या नहीं करूं, आपको गन पॉइंट पे बोला जा रहा है भाई साइन कर, सही है जी। आपको धमकी दी जा रही है, बहुत समझिएगा ये बात को, आपको धमकी दी जा रही है कि भाई मैं तो ये बिजनेस किसी और को दे दूंगा, किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लूंगा, साइन करो उसके ऊपर। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस हो हमके ऊपर, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंटिमिडेशन। यानी कोई और मुझे इंटिमिडेट कर रहा है, मुझे थ्रेट दे रहा है कि भाई अगर ये तूने काम नहीं किया तो ये तेरा बिजनेस जो है, ये तुम्हें जो असाइनमेंट दिया है, तुम्हें ऑडिट दिया है, ये किसी और अकाउंटेंट को दे दूंगा। तो वो कह रहा है हाँ भाई, भले जाने देना किसी और के पास, पर अपनी ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर नहीं करना। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको बात समझ आ रही है। तो अब तक मैंने जो आपको एथिकल प्रिंसिपल्स बताया सर, वो कितने बताएं, दो बताएं। पहला बता दिया सर, आपने इंटेग्रिटी से काम लेना है। दूसरा,
आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दैट मीन्स कि यू हैव टू वर्क वेरी ऑब्जेक्टिवली। बात क्लियर है जी? अच्छा जी, जब मैं ये दो प्रिंसिपल्स को देख लेता हूं तो वो कहता है कि भाई अब आपने मेंटेन करना है सर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा जी सर, अब ये बता दें कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है। मैं बिल्कुल एग्जांपल्स दूंगा आपको, हाँ समझिएगा बहुत फोकस के साथ, क्योंकि ये बेस है। आगे देखें मैं कैसे सिनेरियोज को इससे लिंक करता हूँ, तो ज़रा समझिएगा। भाई फॉर एग्जांपल, एक एक्सट्रीम लेवल की एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि सी ए फाइनल लेवल की, ताकि यहाँ पे समझ आए आपको। अच्छा, मैंने ये कहा कि भाई मैं किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूँ, मुझे पता लगा कि उस क्लाइंट का जो ईपीएस है इस साल डबल होने वाला है। इस साल क्या होने वाला है? डबल होने वाला है। अच्छा जी, जैसे ही मैंने देखा कि इस साल उस क्लाइंट का ईपीएस डबल होने वाला है, तो दैट मीन्स कि आई हैव ऑब्टेन्ड दिस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जस्ट बिकॉज कि मैं उस कंपनी का ऑडिटर हूँ। मैंने किया ये कि यार मैंने अपने किसी रिश्तेदार को कहा दे ले ये पैसे ले इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, जैसे ही इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होंगे इसकी प्राइस दुगनी हो जाएगी। तो टेक्निकली होगा क्या कि मैं खरीदूंगा सस्ते, मुझे ये एक कैपिटल गेन हो जाएगा और मैं फ़ायदे में आ जाऊंगा। तो वो यही तो कह रहा है आपको, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आपको यही कहते हैं कि आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको ऑडिट के दौरान मिलेगी, आप उसको अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ नहीं करेंगे और ना कि किसी से शेयर करेंगे। यानी एक तो ये बात हो गई ना कि अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ करना, अपने पर्सनल मफाद के लिए भी यूज़ नहीं करना और किसी को शेयर भी नहीं करना। अच्छा जी, एक और चीज़ वो कहता ये है कि अगर, अब ये तो अभी सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, ये तो स्क्रीन पे आएंगी आपके। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी क्लाइंट की मिली है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही फर्म में कोई 100-200 क्लाइंट्स होते हैं। तो वो कहता ये है कि भाई आप अगर फॉर एग्जांपल अपनी फर्म में अपनी डेस्क पे बैठे हुए हैं और आपको पता है बराबर में मैनेजर आपकी बातें सुनता है या सुन सकता है, तो आपने वो भी बड़ा एहतियात और मोहताती से आपने ये काम लेना है, और आपने मोहतात रहते हुए वो बात ऐसे भी डिस्कस नहीं करनी कि किसी और तक पहुंच जाए। यानी आप देखें कितनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, कितना एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए कहा गया है कि अगर आपने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है तो आप वो अपनी हद तक रखें, अपनी ऑडिट टीम तक रखें। इवन अपनी फर्म में ही, प्लीज मैं सुनना इस बात को समझना, इवन अपनी फर्म में भी किसी और मैनेजर को नहीं पता होना चाहिए जो कि इस क्लाइंट पे इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी बात, वो कहता ही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिफ्ट में जा रहे हो, सही है जी, किसी चाय पे बैठे हुए हो, गेमिंग जोन में हो, शीशा पी रहे हो, सुट्टा लगा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, खोखे पे हो, कहीं भी हो, बोला कहीं भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे इन एडवर्टेंट डिस्क्लोजर हो जाए। क्या हो जाए भाई? इन एडवर्टेंट डिस्क्लोजर, क्योंकि ये भी मना है। वो कहता है कि जहाँ बैठे हो वहाँ अपनी आपस की बातें करो, घर की क्लाइंट की बातें नहीं करो, जिससे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का ब्रीच हो जाए। तो अगर आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर अगर इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली भी चली जाए तो वो भी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के ज़ुमरे में आता है। तो सर आप तो ये बोल रहे होंगे कि ऐसा तो कोई केस होगा जब मैं बता पाऊँ, वो आगे देखते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, पर पहले हमने ये समझा है कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, ना अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ करना है, ना किसी और को बताना है ताकि उसका फ़ायदा हो क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ना अपनी फर्म में रहते हुए किसी और को बताना है, और ना कभी ऐसे सोशल इन्वायरमेंट में बैठे हुए भी ख्याल रखना है कि इन एडवर्टेंटली ये डिस्क्लोज ना हो जाए। अच्छा जी, फिर वो कहता क्या है? वो कहता ये है कि हो सकता है कि क्लाइंट ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि क्या हो जाए? क्लाइंट खत्म हो जाए। क्लाइंट खत्म होने का मतलब ये है कि भाई आपने 31 दिसंबर 2020 का ऑडिट किया, अब वो कोई और ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है। तो कहता ये है कि जब वो कोई और ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है ना, तब भी आपका क्लाइंट पास क्लाइंट था, ये प्रायर क्लाइंट था, तब भी आपने उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का ख्याल रखना, आपने किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। एक और चीज़, हो सकता है आपके पास एक क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो, आने वाला क्लाइंट हो, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो कुछ, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते भले ही वो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है। क्योंकि प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आपको कह रहा है कि भाई मुझे इस कंपनी को एक्वायर करना है, मुझे वैल्यूएशन करवानी है, तो ये तो इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट में न्यूज़ फैल गई कि उस कंपनी को एक्वायर करने वाला है, हो सकता है कोई और भी एक्वायर करने वाला हो, तो वो जल्दी से कर ले क्योंकि इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे किसी और को मिल जाएगा। तो कहता ये है कि जो आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मिले या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मिले, आपने दोनों की कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, दोनों को ब्रीच नहीं करना। आई जी देख लेते हैं अभी के भी क्या कहता है। वो कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सही है जी, बी अलर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा,
मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन दी फर्म, बोल रहा है कि भाई आपने जो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है फर्म के अंदर भी करना है, जो मैंने आपको अभी बात बताई। इसके बाद नॉट यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप फॉर अ पर्सनल एडवांटेज, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी। इसके बाद टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट हिज टीम मेंबर अंडरस्टैंड अकाउंटेंट ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे मैं करता हूँ कि अपनी टीम को बोलता हूँ, बेटा जो तेरे को बात बताई है ना, अगर ये उधर उधर गई है तो तेरा वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा फर्म में। तो मतलब खैर ऐसे धमकी तो नहीं देनी चाहिए, वो तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ तुम्हें, पर कहने का मकसद ये है कि प्यार से उनको समझा देना चाहिए कि बाबू प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना कि किसी और को ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो। ऐसे नहीं कि चौड़े होकर तुम क्लास में बोल दो या दोस्त को बोल दो दादा तेरे भाई ने ये कर लिया, तो दादा जो तूने किया है ना फिर वो तेरे को बाद में पता लगेगा। बात क्लियर है जी? ओके। अच्छा, यानी अगर होल एंड सोल में बात देखूं तो आपने एथिकल रहने के लिए अब तक कितने प्रिंसिपल सीखे सर? आपने कहा तीन। पहला मैंने सीखा सर कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। दूसरा मैंने सीखा सर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तीसरी चीज़ सर मैंने सीखी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आई होप ये अब तक बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब मैं बता अच्छा ये कर क्यों रहे हैं। देखो अभी तुम्हारे सवाल ये आ रहा होगा, एक तुम में से कोई लेटा हुआ होगा, लिटिल लिटिल लेक्चर सुन रहा होगा, उसको भी बोलेगा सर बात कर रहे हैं मुझसे, तो ये उसके लिए कह रहा हूँ कि सोचो होगा ये सीख क्यों रहा हूँ। भाई ये सीख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे जो सवाल आएगा ना उसमें एक सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो में तुम्हें बताना होगा कि उस सिनेरियो की वजह से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल हिट हो रहा है। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सिनेरियो में लिख के देगा, वो बोलेगा कि आप चाय पे बैठे हुए थे, सही है जी, और आपने ये बात की और किसी और ने सुन ली, बताएं कौन सा एथिकल प्रिंसिपल आप ब्रीच कर रहे हैं। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है ना। क्यों बैठ के बाहर बातें कर रहा है भाई? क्लाइंट की अपनी बातें कर, जिंदगी में और भी तो चीज़ें हैं, क्लाइंट को ही क्यों डिस्कस करना। बात क्लियर है? तो इस तरीके से भी आगे देखना है हमें, सही है जी? को हर चीज़ बता दो, आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता हूँ, तो ये उसकी एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, तीन चीज़ें हैं इसके अंदर सिंपली जो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपको लॉ अलाउ करता हो और आपको क्लाइंट ने परमिशन दे दी हो। दूसरी चीज़ ये है लॉ की रिक्वायरमेंट है। पहले और दूसरे में फ़र्क समझें। पहले में लॉ अलाउ करता है, रिक्वायर नहीं करता, अलाउ करता है और कहता है क्लाइंट की परमिशन ले लेना। दूसरे में लॉ बोलता है कि डिस्क्लोज करना, लाजमी डिस्क्लोज करना। अच्छा जी, और तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है कि आपका प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी बनती है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, बट पहले इसके क्रक्स को समझ लेते हैं। कैसे, कौन से केसेस हैं जिसके अंदर मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता हूँ। अगर सबसे पहले बात करूँ कि रिक्वायर्ड बाय लॉ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो लॉ में ये लिखा हुआ है ना कि अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड पता लगे या नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ पता लगे, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, तो अगर लॉ की नॉन कंप्लायंस पता लगी है तो मुझे मेरा रेगुलेटर कहता है कि भाई तू क्लाइंट को बताने से पहले मुझे ही बता दे कि इसने इसकी नॉन कंप्लायंस की है, ताकि मैं इस पर पेनल्टी तो लगाऊं। तो वो तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, वहाँ पे आप मजबूर हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो उस केस में जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है वो ब्रीच नहीं होगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं दूसरी, जो मैंने आपको बताया कि सर वो भी तो केस है कि परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट। ये आपने सर के साथ किया होगा, जिसमें सर ने आपको ये बताया होगा कि जब आप रिटायरिंग ऑडिटर होते हैं, यानी आप रिटायर हो रहे होते हो, नया ऑडिटर आता है, तो वो क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले आपसे प्रोफेशनल क्लियरेंस मांगता है। कहता ही है कि भाई आपको कोई ऐसे प्रोफेशनल रीजन तो नहीं पता कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँ, आप जो जा रहे हैं और हम जो आ रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है? तो ये लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड तो नहीं है बट अलाउड है। पर इस केस में आप क्लाइंट से पूछते हैं कि बाबू वो उसका लेटर आया है, क्या मैं रिप्लाई कर दूं? तो हाँ, इसमें दोनों चीज़ें हैं, परमिटेड बाय लॉ एंड परमिटेड बाय क्लाइंट एज वेल, यानी क्लाइंट की परमिशन होगी तो आप उसको रिप्लाई करेंगे, सही है जी? और वैसे कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से, आईकैप के हिसाब से आपका रिप्लाई करना बनता है, पर इस केस में शर्त ये है कि आपने क्लाइंट से परमिशन लेनी है, सही है जी? आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद फिर एक आता है प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी, यानी ये भी केस है कि आपका प्रोफेशनल राइट है और ड्यूटी है। अब समझ लेते हैं प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी में क्या फ़र्क है, समझिएगा। भाई फॉर एग्जांपल एक केस हो गया क्लाइंट के ऊपर, अब आपको कोड कह रहा है, समझिएगा मेरी बात, आपको कोड ऑफ लॉ कह रहा है कि भाई ज़रा ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। तो भाई अब तो आपकी जिम्मेदारी बन गई ना, आपकी ड्यूटी हो गई कि यू हैव टू प्रोड्यूस दैट
इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ताकि वो डिसीजन हो सके। अब तो आप मजबूर हो गए, अब आप क्या कर सकते हैं? पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है कि आपकी वो ड्यूटी बन गई कि आपको वो करना है। अच्छा जी, फिर एक बात आती है कि भाई आपका राइट कब है? भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा आपने एक्सपर्ट का आयज़ा पढ़ा होगा। एक्सपर्ट के आयज़ा में जब किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हो तो क्या उससे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते क्लाइंट की, कि इसकी लैंड बिल्डिंग ये है, इसकी वैल्यू निकाल के दे दो। कोई फॉर एग्जांपल ऑडिटर का एक्सपर्ट है, लॉयर है, तो कोई केस चल रहा है तो केस की डिटेल उसको तो बताओगे ना। पर उसको बताते वक्त भी ये उससे भी एग्रीमेंट करना है कि तुम भी आगे किसी को नहीं बताओगे। ये वो नहीं है कि तुम तीन की मदद करना, वो तीन की मदद करेगा, वो आगे चलते आ रहा है, सबको पूरी दुनिया को पता लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ उसको कहना है कि भाई जैसे मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करता हूँ तो तुम भी इस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिस्पेक्ट देना और आगे किसी को डिस्क्लोज ना करना। तो सर ये वो मतलब गिने चुने केसेस हैं जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का खुलासा या डिस्क्लोज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज़ है कि हो सकता है कि आई कैप QCR के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, आपसे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मांगे। वो क्लाइंट को ऑडिट नहीं कर रहा, वो आपका ऑडिट कर रहा है। वो देख रहा है कि आपने ऑडिट सही किया या नहीं किया। पर जो आप उसको अपनी ऑडिट फाइल्स देंगे तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? क्लाइंट की होगी ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट में आती हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ भी आएगा ये। अच्छा जी, एक्सेप्शंस में सबसे पहले आ रहा है रिक्वायर्ड बाय लॉ, दूसरा आ रहा है परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट, जो मैंने आपको बताया। अच्छा भाई, प्रोफेशनल राइट एंड ड्यूटी में देखें कितनी चीज़ें आती हैं। रेगुलेटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज मुझे कह रही हैं कि भाई ज़रा इन्फॉर्मेशन तो दो, तो वो तो आपकी ड्यूटी है। अच्छा भाई, आपके राइट में क्या आता है कि भाई हम आई कैप से कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर कोई टेक्निकल मैटर आ गया IFRS का जिस पे हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमारा राइट है कि भाई हम आई कैप से क्या करें, कंसल्ट करें। और दूसरा ये कि अगर एक्सपर्ट और लॉयर्स को जो भी आप अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका ऑडिट आगे जा नहीं सकता। तो ये वो केसेस हैं जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है सीधा सीधा केस भी आ जाए कि वो बोले कि भाई एक बंदा है, क्लाइंट कह रहा है कि भाई आपने उससे शेयर क्यों किया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सवाल सिनेरियो है कि क्लाइंट कह रहा है आपने उससे शेयर क्यों किया। तो बोलेगा भाई बताओ क्या उसका जो ये स्टांस है क्या वो सही है या नहीं है। तो आप बोलेंगे यस भाई, द ऑडिटर कैन शेयर द डेटा बिकॉज इट इज इज प्रोफेशनल राइट। वो राइट है उसका, तब वो शेयर कर सकता है। इसीलिए तो हमें इसको अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा कि प्रोफेशनल राइट है, प्रोफेशनल ड्यूटी है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, परमिटेड बाय लॉ है। ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है। और ये प्लीज़ याद रखना कि अगर ये अंग्रेज़ी याद होगी तो ही रिप्रोड्यूस कर पाओगे, अदरवाइज रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है। चलें जी, फिर वो कहता ही ये है कि सर प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन लीगल मैटर्स। वो कहता है कि भाई आप फॉर एग्जांपल अगर कोई कोर्ट केस वगैरह हो गया तो आप ये भी है कि भाई जाहिर सी बात है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। लेट्स से कि नैब भाई, नैब ने कहा कि भाई तुमने ना ऑडिट सही तरीके से नहीं किया था। नैब भाई, नैब कह रही है तुमने ऑडिट सही तरीके से नहीं किया था। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ऑडिट सही तरीके से नहीं किया था और मुझे कोर्ट में घसीट के लेके जाया जा रहा है तो फिर वहाँ पे मैं मजबूर हूँ। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन सामने रखूँ ताकि मैं अपना एक प्रोफेशनल राइट को प्रोटेक्ट कर सकूँ। क्लियर है जी। और फिर वो कहता है कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स दिमाग में रखने हैं क्या करते हुए, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हुए। तो वो कहता ही है कि फैक्टर्स इन कंसिडरेशन क्या आते हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो वेरीफाइड हो, सब्सटेंशिएटेड हो। जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ऐसे नहीं कि रेकलेसली दे दें, वो पहला वाला प्रिंसिपल, देख दाग के इंफॉर्मेशन देना। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप रेगुलेटर को बता रहे हो कि इन्होंने नॉन कंप्लायंस की है, तो ऐसे नहीं कि किसी ने आपको कान में आके बोला यार इसकी नॉन कंप्लायंस है, धक करके तुमने उसको बता दिया। आप पहले उस इन्फॉर्मेशन को खुद वेरीफाई करेंगे और फिर सब्सटेंशिएट करने के बाद आगे बताएंगे। वो ये कह रहा है कि कौन से फैक्टर्स आपको दिमाग में भेजे में रखने हैं बिफोर कम्युनिकेटिंग एनी इंफॉर्मेशन, एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आगे फिर वो देख रहा है कि देखो कहीं इससे ऐसा तो नहीं है किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो, तो उसका भी ज़रा ध्यान रखना। इसके बाद प्रपोज फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर, यानी डिस्क्लोजर किस फॉर्म में दोगे, यानी ईमेल करोगे, सही जी, खत लिखोगे, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होगी, क्या होगा, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद किसी को भी इंफॉर्मेशन बता दोगे या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताओगे। सर जिस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताना है तो उसको भी दिमाग में रखना कि मैं किसको भेज रहा हूँ। तो अगर एक सवाल आता है कि भाई व्हाट फैक्टर्स विल कंसिडर वाइल कम्युनिकेटिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो आपने फिर ये बताना है उसके अंदर के ये फैक्टर्स होंगे जो कि मैं क्या करूँगा जी, कंसिडर करूँगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर वो कहता है कि भाई आपने जैसे अभी तक जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए उसमें था इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सही है जी, कॉन्फिडेंशियलिटी।
अब आता है कि भाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब कौन सा प्रिंसिपल आता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा, वो कहता ही है कि देखो यार, तुम ऑनेस्टी से काम करो, तुम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, तुम कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करो। पर वो कहता ये है कि भाई तुम्हें प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना है। एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहूँ एक बाबा आजम के ज़माने का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने पता नहीं कौन से IAS IFRS पढ़े होंगे, क्या वो ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं होगा अगर उसने आपको अपने आप को अपडेटेड नहीं रखा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स ये कहता है कि आपने जितनी भी रीसेंट डेवलपमेंट्स आती हैं, जितने भी रीसेंट IFRS लॉ की चेंजेस, टैक्सेशन की चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस जो भी आती हैं, आपने उन सब से अपडेशन लेके अपने आप को कीप, यू हैव टू कीप ऑन अपडेटेड योरसेल्फ, ताकि आप ऑडिट तमीज से कर पाए। मुझे एक बात बताओ ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर एक फिगर IFRS 16 के तहत आ रही है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट बुक किया हुआ, तुमने कोई पुराने बाबा आजम के ज़माने का IFRS पढ़ा हुआ, तो तुम्हें वो समझ ही नहीं आएगा कि वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैसे बुक हुआ है। अगर आपको IAS 1037 नहीं आता तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ डिस्क्लोज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो वो यही कहता है भाई कि आप बीइंग एन ऑडिटर, आपने एथिकल प्रिंसिपल कंप्लाई करने के लिए आपने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना, अपने आप को अप टू डेट रखना है। उसके आगे एक और चीज़ कहता है कि आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम है, आपने ये इन्फॉर्मेशन, ये जो सीखने की चीज़ें हैं, उनमें भी पास ऑन करनी है। जो आपके पास नॉलेज है लोगों को भी बताओ, पर नॉलेज तो तब बताओगे ना जब खुद को कुछ आता होगा। तो वो इसलिए कह रहा है कि यू नीड टू बी प्रोफेशनली वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। तो देखें जी क्या कहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। देखो, नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको ऑडिट करने की स्किल भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक्ट डिलीजेंटली। वो कह रहा है कि भाई टेक स्टेप्स टू एडिक्वेटली ट्रेन एंड सुपरवाइज हिज टीम। वो कह रहा है कि भाई अपनी टीम को भी वो डेवलप करे, ताकि ऑडिट पे तो पार्टनर तो नहीं जाके बैठता, पूरी टीम जाके बैठती है। तो वो इसलिए कह रहा है कि भाई अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो ऐसे ही काम नहीं करे, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अच्छा देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो प्रिंसिपल्स को लिंक करूँ आपस में, मैं कह रहा हूँ मेरे पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, सही है, और फिर भी मैं ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करता, तो वो रीज़न है ना कि मैं बायस हूँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखो हर तरीके से किस तरीके से कवर किया इसने। इसने बोला पहले तो ऑडिट ही नहीं कर सकता अगर कॉम्पिटेंट नहीं हो, पहले तो ऑडिट ही नहीं कर सकता अगर कॉम्पिटेंट नहीं हो। अगर ऑडिट कर रहे हो तो फिर आपने ऑनेस्टी से काम लेना है और ऑब्जेक्टिवली काम करना है। तो देखो ये पूरी एक साइकिल है। सही है जी। आगे, अच्छा भाई वो कह रहा है कि भाई क्लाइंट को पहले से ही बता के रखो कि ये इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, ताकि उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा डेवलप ना हो। अच्छा जी, फिर कहता है कि भाई अब आप ज़रा ये देख लें कि आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है। देखें, हमने दो तीन बातें की। हमने कहा कि भाई आपने फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी से काम लेना है, सही है जी, आपने ऑब्जेक्टिवली काम करना है, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, आपने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना है। बोला ये सब अपनी जगह, ये सब अपनी जगह, आप प्रोफेशनल भी, ये सब भी हैं। ऐसा नहीं हो कि शराब पी के क्लाइंट पे बैठे हुए लेटे हुए वो मोजे उतार के वहाँ फेंके, मैं टांगे ऊपर रखी हुई है। तो वो कह रहा है, इसका जो मतलब ही मैं बता रहा हूँ, वो कह ये रहा है कि भाई आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है और ऐसा कोई एक्शन नहीं करना जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन पे दाग या धब्बा लगे। अभी देखें क्या कहता है ये। वो कहता ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। यानी ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा जो प्रोफेशन के नाम पे एक धब्बा क्रिएट करे। तो सर ये थे कोई आपके 5 प्रिंसिपल्स जो आपको थ्रू आउट दी ऑडिट क्या अपने पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करियर में फॉलो करने हैं। अगर ये 5 प्रिंसिपल्स से आप कंप्लाई करते हैं तभी आप एथिकली पर्सन कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन कहलाएंगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी ज़बान में मैं ये कहूँगा कि कुछ सिचुएशंस होंगी जो आपको मजबूर कर रही होंगी कि आपकी उन एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लायंस जो है वो ब्रीच हो जाए, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑडिट की ज़बान में थ्रेट्स टू एथिकल प्रिंसिपल। यानी अगर ये सिचुएशन हुई तो हो सकता है कि वो थ्रेड क्रिएट करे, किस पे थ्रेड, किस पे क्रिएट करे, आपकी एथिकल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस पे। तो वो देख लेते हैं अंग्रेजी में कौन कौन से थ्रेड होते हैं, उसके हल्के फुल्के मतलब सीखते हैं और फिर सिचुएशन पे चलते हैं डायरेक्ट, ताकि आसानी से चीज़ समझ आ जाए। क्लियर है जी? आ जाए जी। वो कहता ये है कि थ्रेड्स के अंदर सबसे पहला थ्रेड आता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, आपका अपना पर्सनल मफाद। एग्जाम्पल, एक एक करके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम वो ओवर द पीरियड कवर करेंगे, बट ये है कि हाँ मुझे अभी समझ तो आए। एग्जांपल देता हूँ।
अगर मैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरा अपना पर्सनल मफाद। लेट्स से कि अगर मैंने किसी क्लाइंट में शेयर्स परचेज किए हैं, क्या मैं उसको ऑडिट कर सकता हूं? नहीं। ये एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। किस पे थ्रेट है? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पे, प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी पे, क्योंकि आप ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की एक और एग्जांपल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक और एग्जांपल है। एग्जांपल, मुझे क्लाइंट ने ऑफर किया है कि दादा तुम यहाँ पे सीईओ आ जाओ। इसको मैं कहता हूँ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो भाई अगर ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको नहीं लगता कि मेरा एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अगेन इससे क्रिएट हो रहा है थ्रेट। किस पे क्रिएट हो रहा है? कि मैं एथिकल प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर दूंगा। वो कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच करूंगा? मैं ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करूंगा, लॉजिकल सी बात है। मैं ऑनेस्ट नहीं रहूंगा। मैं ऐसा कह नहीं रहा कि ऐसा होगा, पर ये शक तो क्रिएट कर रहा है ना। तो वो यही कहता है कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसे थ्रेट्स होंगे मल्टीपल सिनेरियोज में, जो कि आपको मजबूर करेंगे कि आप एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लायंस क्या करें? ब्रीच करें। आगे देखिएगा, वो कहता है फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट का मतलब ये होता है कि आपकी किसी से लॉन्ग एसोसिएशन हो। अब फॉर एग्जांपल, आप इसको यूँ लेके चलते हैं ना, कॉन्सेप्चुअली लेके चलते हैं। मैंने ये कहा कि भाई हमारी बेगम वहाँ पे सीएफओ हैं क्लाइंट पे, सही है जी। तो जाहिर सी बात है कि उसका मुझ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। वो तो वहाँ आ गया कि भाई आपने ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। पर क्या मैं कह सकता हूँ वो किस वजह से आ रही है? थ्रेड क्या, कौन सा थ्रेड? इसका नाम क्या है? फैमिलियरिटी थ्रेड। यानी अगर आपकी किसी से लॉन्ग एसोसिएशन है, इवन वाइफ भी नहीं हो, आपकी दोस्ती हो, और आप वहाँ पे लेट से 7 ईयर्स से 10 ईयर्स से ऑडिट कर रहे हैं, तो आपकी दोस्ती यारी हो जाती है ना। तो दोस्ती यारी में आप सिंपथेटिकली काम करते हैं, यानी आप बोलते चल यार जाने दे। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर आपके कोई फैमिलियरिटी थ्रेड हैं, यानी लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से, तो वो भी हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर कर दें। क्यों? क्योंकि ये एक थ्रेड है जो कि आपको मजबूर करेगा कि आप उन एथिकल प्रिंसिपल से क्या करें? ब्रीच करें। जैसे ही आप ब्रीच करेंगे तो आपको पता आप इंडिपेंडेंट नहीं है। आगे जी, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, समझिएगा। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत एक एक करके आगे पूरे केसेस हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल समझिएगा मेरी बात को, कि सामने वाले क्लाइंट पे पहले मैं फाइनेंस मैनेजर था। मैं आकाश, मतलब मैं आकाश फाइनेंस मैनेजर था XYZ कंपनी में। अच्छा, हुआ ये कि मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया, मैं आ गया ऑडिट फर्म में। अच्छा, ऑडिट फर्म में भी बिस्मिल्लाह उसी क्लाइंट का ऑडिट मुझे दे दिया। मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे जो मैं चीज़ें करके आया हूँगा, क्या मैं अपने काम में गलतियाँ निकालूंगा कभी? मतलब एक बात सोचो, क्या मैं अपने काम में गलतियाँ निकालूंगा? तो अगर मैं अपने काम में गलतियाँ नहीं निकालूंगा तो ये थ्रेड कौन सा है? सर ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड है। ये कौन सा थ्रेड है भाई? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तो सवाल में आपने देखें, अब माइंड मैपिंग करते हैं ना, अब आपको लेके चलते हैं सिचुएशन पे। आपके पास होगी सिचुएशन, सर हमारे पास होगी सिचुएशन। उस सिचुएशन में आपने देखना है, सिचुएशन को पिक करना है। आपने पिक की सिचुएशन। अच्छा, सिचुएशन कैसे पिक की? ऐसे पन्ने को उठा के तो पिक नहीं करना ना। आपने देखा सवाल के अंदर वो सिनेरियो लिखा हुआ, आपने उसको रिप्रोड्यूस किया। आपने उसको क्या किया जी? रिप्रोड्यूस किया। आपने जैसे ही सिचुएशन को पिक किया सवाल में से, आपने बताया ये सिनेरियो कौन से थ्रेड को हिट कर रहा है, यानी इससे कौन सा थ्रेड है। तो आप बोलेंगे प्रीवियसली मिस्टर आकाश हैज वर्कड फॉर द क्लाइंट इन द पोजीशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर एंड इट क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तो आपने क्या किया? सिचुएशन को पिक किया। आपने बोला कि भाई ये सिचुएशन ये बता रही है कि ये कौन सा थ्रेड है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड है। और ये जो थ्रेट है कौन से एथिकल प्रिंसिपल को ब्रीच करेगा, वो बता देना कि दिस विल इम्पेयर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मिस्टर आकाश, बिकॉज बिकॉज ही विल नॉट रिव्यू हिज वर्क ऑब्जेक्टिवली। तो आपने क्या किया? पूरा सिनेरियो बना के दिया उसको। आपने बोला भाई सिनेरियो ये है, मुझे पता है इससे ये थ्रेट है, और इस थ्रेड की वजह से मेरा कौन सा एथिकल प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है। तो आपने ये पूरा सिनेरियो बनाना है। अभी वो तो प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, पर आई होप आपको एक लिंकेज बनती जा रही है अभी। सही है जी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने ये कहा कि भाई सेल्फ रिव्यू थ्रेड समझ आ गया, अपने काम को रिव्यू करना। एक और एग्जांपल बाज़ औक़ात होता ही है कि आप क्लाइंट का रिव्यू नहीं कर रहे होते, मतलब क्लाइंट का ऑडिट नहीं कर रहे होते। ऑडिट से पहले लेट से आपको क्लाइंट ने रखा हुआ था, समझिएगा मेरी बात, आपको क्लाइंट ने रखा हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। जिम्मेदारी उसकी थी, वो रिकॉर्ड विकॉर्ड वो करता था, पर एफएस आपने बनाया, डिस्क्लोजर्स आपने बनाए। आप उसका ऑडिट कर रहे हैं। आप
आपको बोले चलो यार ये असाइनमेंट खत्म, आप उसका ऑडिट करें। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी बनाई हुई चीज़ों में कीड़े निकालोगे? पहले आप एज एन कंसल्टेंट काम करते थे उसके लिए, अब उसके ऑडिटर बन गए, तो क्या अपनी गलतियाँ खुद निकालेंगे? सर नेवर, कभी नहीं निकालेंगे। एक और एग्जांपल, आपको क्लाइंट जैसे ही आई-16 आया तो लीजिस का नया मॉडल पूरे पाकिस्तान की कंपनीज पे लगना था। तो हुआ ही है कि ईवाई को अपॉइंट किया गया कि भाई आए आप हमें आई-16 का मॉडल बना के दो। तो मुझे बताओ, आई-16 के मॉडल में अगर बैंक है तो उसकी 1600 ब्रांचेज हैं, 1700 ब्रांचेज हैं, कितना बड़ा राइट और यूज ऑफ एसेट होगा, कितनी बड़ी लीज लायबिलिटी होगी, कितना बड़ा डेप्रिसिएशन होगा, कितना बड़ा फाइनेंस कॉस्ट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसमें तुमने कोई भंड मार दिया तो क्या तुम सब्सिक्वेंटली ये कहोगे कि नहीं मैं कंसल्टेंट था, मैंने गलत किया? तो भाई क्या ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट के जुमरे में आएगा? डेफिनेटली यस सर आएगा। तो उस वक्त आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ आती है आपको? अच्छा जी, इसके बाद फिर एक आता है इंटिमिडेशन थ्रेट। ये क्या होता है ज़रा सुनिएगा, ऊपर वाली एग्जाम्पल से लिंक भी करके चलता हूँ आपको, समझिएगा। भाई इंटिमिडेशन थ्रेड के अंदर ये है कि भाई क्लाइंट आपको बोल रहा है, समझिएगा, क्लाइंट आपको बोल रहा है, वहाँ का सीएफओ बोल रहा है, दस्ती 1 हफ्ते में ऑडिट चाहिए। तुम बोलोगे यार तू पूरा साल काम करता है, मुझे 1 हफ्ते में करवा रहा है। अच्छा, फिर बोलते हैं 1 हफ्ते में ऑडिट चाहिए वरना निकलो दूसरे ऑडिटर अगले साल। तो वो क्या कर रहा है? तुम्हें धमकी दे रहा है। तो इस वजह से क्या मेरे ख्याल से तुम ऑनेस्ट रहोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें एक थ्रेट है। एक और चीज़ होता ही है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट ना ऑडिटर्स को गिफ्ट देता है जो कि रिसीव करना मना है। अच्छा देखो, अगर नॉमिनल सी अमाउंट्स हैं तो सही है, कोई मसला नहीं है, नॉमिनल से गिफ्ट चिप्स है, पापा नहीं, सही है, ये तो चलता है कि यार चलो लंच पे ले गए, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, एक देखा तो भाई ऑडिट मैनेजर को आईफोन 13 प्रो दे दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैनेजर ने वो आईफोन 13 प्रो एक्सेप्ट किया तो पहले तो ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी आ गया, ऐसा ही है। पर मुझे एक बात बताओ, उसमें इंटिमिडेशन भी तो आ सकता है। लेट्स से क्लाइंट आपको बाद में धमका है कि बाबू बता दूंगा तूने आईफोन 13 मुझसे लिया था। बोलूँगा नहीं नहीं दादा, बेफिक्र रहे, तेरा जो प्रोविजन है वही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब हमें कभी धमकाया जाएगा तो वो कौन से जुमरे में आएगा सर? इंटिमिडेशन थ्रेड। ये आपके कौन से प्रिंसिपल को ब्रीच करेगा सर? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को ब्रीच करेगा, क्योंकि आप फिर वो सही तरीके से परफॉर्म काम नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी थ्रेड रह गया है, आखिरी थ्रेड ये एडवोकेसी थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट को बीइंग अ लॉयर उसका किसी केस में प्रेजेंट किया, किसी केस में रिप्रेजेंट किया, और बहुत सुकून से समझिएगा इस बात को, और उस केस के रिप्रेजेंट करते हुए आपने बोला भाई बेहतरीन क्लाइंट, एकदम पप्पू क्लाइंट है। पर हुआ ये कि जब आप, प्लीज़ समझिएगा मेरी बात को, जब आप उस कंपनी के ऑडिटर बने, यानी आपने वो हटा दिया, कंपनी के ऑडिटर बने, तो आपको सब्सिक्वेंटली पता लगा, प्लीज़ समझिएगा, सब्सिक्वेंटली पता लगा कि आप एक गलत चीज़ का साथ दे रहे थे और वो केस, क्योंकि आपको फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं था आपके पास, और बाद में आपको पता लगा कि आप उस चीज़ को इस लेवल पे ले गए थे कि सब्सिक्वेंटली उसको चैलेंज करना आपके लिए खुद भी मुश्किल हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या हम ये कह सकते हैं एडवोकेसी थ्रेड के अंदर इतना भी क्लाइंट को पता चला कि ऊपर ना पहुंचा दो कि बाद में खुद की वाट लग जाए? तो इसलिए कहते हैं कि आप जब उन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तभी आप इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, और ये वो थ्रेट्स हैं जो आपको मजबूर कर रहे होंगे कि उन 5 प्रिंसिपल्स को आप फॉलो ना करें। अब ये थ्रेट्स कब कब आएंगे सर? ये मल्टीपल सिचुएशंस में आएंगे। तो अगर वो मल्टीपल सिचुएशंस अनगिनत हैं, सही जी, कोड ऑफ एथिक्स खुद कहता है कि भाई मैं इसको समराइज़ नहीं कर सकता, बट हाँ, जैसे जैसे इवॉल्वमेंट आती है, चेंजेस आती हैं, जैसे जैसे पता लगता जाता है, वो कोड ऑफ एथिक्स में जमा होती जाती हैं, और हमें वो सिनेरियोज देखने, और हमें ये देखना है कि उन सिनेरियोज से कौन सा थ्रेड आएगा और उस थ्रेड से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल का ब्रीच होगा। क्लियर है बात जी? अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें पहले इससे फैमिलियरिटी मिल जाए कि भाई हाँ, मेरे पास मेरा एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, एथिकल प्रिंसिपल के साथ साथ थ्रेड कौन से, कौन सी सिचुएशन में कौन सा थ्रेड आता है। तो सिचुएशन तो मैंने कुछ 2-3 डिस्कस की हैं। अब अगली क्लास से मैं करूँगा ये कि जो सिचुएशंस होंगी पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर मैं पॉज करके पूछूंगा तुमसे कि बताओ भाई कौन सा थ्रेड है इसमें। और जब तुम बता दोगे तो देखेंगे कि भाई इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, फिर अकॉर्डिंगली उसके पास पेपर करेंगे। जज़ाकल्लाह।